friends, welcome back. तो भाई what if India operates SAB Gripen? देखें क्या होगा what if. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 2 जून 2026 और जगह है स्वीडन का लिंकशोपिन शहर, जहां पे साब ग्रुप ने दुनिया का पहला ट्विन सीट नेक्स्ट जनरेशन ग्रिपन फाइटर जेट ग्रिपन एफ तो इसको अनवील किया और जो था ब्राजीलियन एयरफोर्स की मार्किंग्स के साथ टेल नंबर 4000। और ये जो ग्रिपन एफ है तो इसे ब्राजीलियन इंडस्ट्री की पार्टनरशिप के साथ विकसित किया गया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सीन बदलते हैं और वापस आते हैं स्वीडन से भारत में। तो जिस सप्ताह इस ग्रिपन एफ को अनवील किया ग्रिपन जो है इट इज नॉट 5th जनरेशन, वैसे बता रहा हूं, इट्स नॉट 5th जनरेशन। तो लगभग उसी सप्ताह में भारत में रक्षा मंत्रालय की एक मीटिंग में ये डिस्कस हो रहा था कि तेजस मार्क 1 की डिलीवरी में जो डिले हुआ है तो क्या उसके लिए एचएएल पर पेनल्टी लगाई जाए या नहीं। लगाई नहीं है। एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2024 में शुरू होनी थी तो इसका एक भी यूनिट जून 2026 तक भी डिलीवर नहीं हो पाई है। और अब इसी के बीच इंटरनेट पर एक पुरानी बहस दोबारा से शुरू हो गई है कि क्या भारत ने ग्रिपन को रिजेक्ट करके गलती करी थी या नहीं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, जो ग्रिपन फाइटर जेट है तो वो भारतीय वायुसेना के पहले वाले MMRCA प्रोग्राम में कॉम्पीट कर रहा था, लेकिन उस पहले वाले प्रोग्राम को भी रफाल ने जीता था। और जो दूसरा प्रोग्राम शुरू हुआ MMRCA 2.0 तो उसमें भी ग्रिपन ने कॉम्पीट किया, लेकिन उसमें भी रफाल ही जीता है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम एक और हाइपोथेटिकल सिनेरियो के बारे में बात करेंगे कि क्या होता अगर भारत ग्रिपन फाइटर जेट को चूज करता। तो अभी तो आप क्यों, समझ क्या वो रफेल की टक्कर का है? उसी मेरे को तो 4.5 कैटेगरी में है सारे। अच्छा, मुझे लगा शायद रफेल बेटर है उस इससे। होंगे। ये हमारी व्हाट इफ वाली मोस्ट सीरीज का लाइकली एक नया रफाल विल बी बेटर। इससे पहले हम F-35 Su-57 तो इनका भी वीडियोस बना चुके हैं। स्वीडन अगर इतना आप लोग स्ट्रांग वीडियोस नहीं नहीं है। देखे वही तो तो उनको मैं भी आप सोच रहा देख हूँ सकते हैं। फ्रांस का और कमाल। हाँ, दोबारा से आपको स्पष्ट कर देते कि केवल एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, वास्तविकता से इसका कोई भी लेना देना फिलहाल अभी तक तो नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को उसी तरह से लें और कमेंट सेक्शन में ज्यादा भावनाओं में ना बहें। बाकी कोई और विचार हो तो उसे जरूर हाँ, शेयर ये तो प्रॉब्लम, भावनाओं में बड़े जल्दी बह जाते हैं हम लोग। करिएगा। बाकी आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक और फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वर्ष 2007 में भारत ने एक बहुत बड़ा फाइटर जेट का टेंडर निकाला MMRCA प्रोग्राम के नाम से, और जिसमें रिक्वायरमेंट रखी गई थी 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। और मीडिया ने इसको नाम दिया था मदर ऑफ ऑल डील्स। इस रेस में 6 प्लेयर्स थे। अमेरिका का F-16 और F-18 सुपर हॉर्नेट, रशिया का MiG-35, यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून, फ्रांस का रफाल और स्वीडन का साब ग्रिपन। अब चूंकि हम ग्रिपन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए इस प्रोग्राम में ग्रिपन ने किस तरह की पिच रखी थी तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनकी पिच बहुत ही सिंपल सी थी कि हम सबसे सस्ते हैं, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे कम है, हम हाईवे से भी ऑपरेट कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हम सबसे जेनरस होंगे। और स्वीडन का ये मानना था, बाकी अन्य प्लेयर्स की तरह ही, कि उनका जो एयरक्राफ्ट है वो भारतीय वायुसेना के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अप्रैल 2011 में जब भारतीय वायुसेना ने अपना टेक्निकल इवैल्यूएशन पूरा किया, जिसमें लगभग 600 से ज्यादा टेस्ट पॉइंट पर हर जेट को परखा गया, तो रिजल्ट आया कि सिर्फ रफाल और यूरोफाइटर ही शॉर्टलिस्ट हुए और ग्रिपन के साथ साथ दोनों अमेरिकन जेट्स और MiG-35 ये एलिमिनेट हो गए थे और कॉमर्शियल बिड्स खुलने से पहले ही बाहर। अब वाह, सबसे पहले ने उनको ही निकाल दिया। आता कि ग्रिपन इंडिया की आखिर अपनी क्यों रिक्वायरमेंट बाहर हुआ? सबसे पहली वजह तो ये कि जो ग्रिपन भारत को ऑफर हुआ था तो वो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था। साहब ने ऑफर किया था ग्रिपन NG नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट, नया इंजन होगा, नया AES रडार होगा। बिना तो फिर क्या उसको टेस्ट कैसे करोगे? ज्यादा फ्यूल, ज्यादा वेपन्स और सुनने में बिल्कुल शानदार लगता था। सुनने में ना, देखो तो 2011 में ये एक पेपर प्लेन था और सिर्फ एक इसका मॉडिफाइड डेमोन्स्ट्रेटर ही होगा। कौन लेगा ऐसा? मैं तो कभी भी ऐसी चीज नहीं लूं जो मेरे को दिख ही नहीं रही, जिसको मैं टेस्ट ही नहीं कर सकती। ये तो ऐसा नई गाड़ी आ रही है, तुमने अभी चलाई नहीं, देखी नहीं, उसकी फोटो दिखा दियो, तुमको कहे कि भैया इतने करोड़ों की गाड़ी है, ले लो। कौन लेगा? डिफिकल्ट है। और भारतीय वायुसेना को 126 जेट्स चाहिए थे एक प्रूवन प्लेटफॉर्म के। तो ऐसे में रफाल और टाइफून दोनों ही प्रोडक्शन रेडी थे और उस समय जो ग्रिपन NG का प्रोडक्शन वेरिएंट है तो उड़ान भरने से काफी सालों दूर था। तो ऐसा आपको बता दें कि जो ग्रिपन E है उसने अपनी पहली उड़ान 2017 में की थी, यानी कि पहले वाले MMRCA प्रोग्राम के स्क्रैप होने के इतने सालों के बाद। इसकी दूसरी बड़ी वजह थी कि जो ग्रिपन है वो स्वीडिश कम और अमेरिकन ज्यादा है। जैसे कि इसका जो दिल है यानी कि इसका इंजन वो अमेरिकन है, इसकी रडार और कई सिस्टम्स ब्रिटिश और यूरोपियन OEMs के हैं। ये अच्छा, अपने नाम लगा लेते पार्ट मेन, जिसका इंजन ही अपना नहीं है तो तुम्हारा कहाँ से प्लेन हो गया है? जी ने इंजन जिससे ले रहे उसी का हुआ वो, फिर बिना इंजन के क्या करोगे तुम? इसका मतलब ये था कि अगर साब ग्रुप फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रॉमिस कर भी दे तो भी इंजन्स और कोर सिस्टम्स पर अमेरिका का वीटो हमेशा लटका रहता है। और बाकी तेजस मार्क 1 की डिलीवरी भी डिले क्यों हो रही है तो उसका भी कारण आपको पता ही है, तो आप समझ सकते हैं इस दूसरी वाली वजह को भी। इसके बाद तीसरी वजह ये थी कि एक सिंगल इंजन और लाइट कैटेगरी का था और भारतीय वायुसेना को अपने MMRCA की रिक्वायरमेंट थी मीडियम वेट फाइटर की।
लॉन्ग रेंज हैवी पेलोड, 2 इंजन की सर्वाइवेबिलिटी जो हिमालय जैसे टफ टेरेन में भी ऑपरेट हो सके, और ग्रिपन जो कि लाइट कैटेगरी में आता है, यानी कि एक ऐसी कैटेगरी में जिस स्लॉट में भारत का फिलहाल अभी तेजस है। और यहीं से आता है वो पॉइंट जो आज 2026 में भी वैलिड है कि ग्रिपन को खरीदना मतलब भारत के स्वदेशी तेजस प्रोग्राम को घर में ही कॉम्पिटिटर देना था। सेम क्लास, सेम रोल, और आगे चलकर इंजन भी सेम। पर उनका बन चुका है, पर हमारा अभी तक नहीं हुआ तेजस है ना। नहीं हो चुका है तेजस वन। पर उनका MK1 की बात करें तो MK1 है तो तो नहीं 2011 में हुआ, जब ग्रिपन कंपटीशन से पुराना बाहर हुआ, तेजस हुआ है हमारा। तो एक्सपर्ट्स का बस यही ओपिनियन था कि ग्रिपन एक बहुत अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन वो भारत के रिक्वायरमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे ट्रैक पर। तो हुआ ये कि 2014 में ब्राजील ने वही ग्रिपन एनजी को चुना जो कि अच्छा। भारत ने रिजेक्ट किया था, ओह। जिसमें 36 जेट्स के ऑर्डर दिए गए, 28 सिंगल सीट ग्रिपन ई पंगा हुआ होगा उनके साथ देखना और लग 8 रहा है। ट्विन सीट नहीं, ग्रिपन उनकी अपनी एफ, रिक्वायरमेंट्स जिसे हैं। नहीं उन्होंने लिया होगा पर कुछ गड़बड़ हुई होगी। नहीं दे कैन ऑलरेडी मैन्युफैक्चर एम्ब्रेयर, उनके पास बहुत कुछ है। अच्छा चलो पर देखते हैं क्या होता है इसमें। इसी महीने अनवील किया गया है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि 2014 में ब्राजील ने भी 8 ऐसे फाइटर जेट्स के ऑर्डर दिए थे वो अब जो मिले उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हम बात कर रहे हैं ग्रिपन एफ की, और वो अब उनको मिले हैं। ब्राजील ने इस ग्रिपन एफ वाले वेरिएंट को, जो कि उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसे साब ग्रुप के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया है। अच्छा इसलिए तो मिलकर ब्राजील बनाया। मिल के किया है, तभी तो तभी। ये तो नहीं, मैंने कहा सिर्फ खरीदा और उन्होंने भेजा है बना के। इंजीनियर से वो स्वीडन गए थे, ट्रेनिंग ली, डिजाइन वर्क में हाथ बटाया और एम्ब्रेयर की फैक्ट्री में लोकल असेंबली लाइन भी लगी, और मार्च 2026 में पहला एम्ब्रेयर की ब्राजील बिल्ट ग्रिपन ई रोल आउट हुआ, और जून में वो हिस्टोरिक ग्रिपन एफ। लेकिन पर बात तो वही है ना, इंजन तो यूएसए से आ रहा है, तो क्या उसमें तो क्या टेक्नोलॉजी मिली? जब तक इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं किसी के पास तो वो क्या अपना Correct. बनाएगा। अगर हम यहाँ से नंबर्स को देखेंगे तो चीजें काफी बदल जाती हैं। ब्राजील ने ऑर्डर दिया था 2014 में, आज 12 साल बाद ब्राजीलियन एयरफोर्स के पास है सिर्फ 12 जेट्स 36 में से, और एवरेज निकालें तो 1 जेट पर ईयर। बाय गॉड। वहीं दूसरी तरफ भारत ने 36 रफाल्स के ऑर्डर दिए थे 2016 में, यानी कि ब्राजील के ऑर्डर के 2 साल बाद, और सारे 36 रफाल्स डिलीवर हो चुके हैं 2022 तक, और ऑपरेशन सिंदूर में इन रफाल फाइटर्स ने अपनी कीमत को प्रूव भी किया। तो यहाँ पे नहीं हुआ ये लेना तो वही चाहिए जो भैया अभी बोला हो, 1 साल के अंदर वो आ भी जाए, इतनी लेट कौन वेट करेगा। है कि ब्राजील ने कैपेबिलिटी तुरंत नहीं लेकिन इकोसिस्टम धीरे धीरे खरीदा और उसे खुद बनाया भी। वहीं भारत ने रफाल से कैपेबिलिटी तुरंत प्राप्त करी और इकोसिस्टम का काम अपने तेजस को दिया। तो दोनों ही स्ट्रेटजीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं आई थिंक इंडिया की बेटर है, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन में, और उस प्रॉब्लम का नाम है पर ये है कि खुद का जो बना रहे हैं उसको थोड़ा फास्ट करें हम। इंजन। कावेरी पे तेजस जाना मार्क पड़ेगा। हाँ इंजन प्रॉब्लम। बने को इतना डिले क्यों हुआ है? तो उसके सबसे बड़े कारणों में से एक कारण यह है कि यूएस फर्म जी जो F404 जेट इंजन है उनको टाइम पर नहीं दे पाई, तो जिसके कारण बताए गए सप्लाई चेन में इश्यूज वगैरह वगैरह, और कई बार प्रॉमिस किए गए लेकिन हर बार वो प्रॉमिस तोड़ दिए गए, और अभी वर्तमान समय में करीब 6 इंजन ही भारत को मिल पाए हैं, और फिर से प्रॉमिस किया गया कि बाकी के इंजन भी अब तेजी से मिलेंगे, पर वो प्रॉमिस इस बार पूरा होगा या फिर से टूटेगा तो वो आने वाला समय बताएगा। बाकी एचएल के पास एयर फ्रेम तैयार खड़े हैं, इंजन का इंतजार है, एचएल की अपनी डिलीज भी है, सर्टिफिकेशन भी है, लेकिन बॉटलनेक का कोर इंजन ही है। अब ग्रिपन का इंजन कौन बनाता है? वही यूएस फर्म जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि तेजस का इंजन ही बना रही है। जो पुराना ग्रिपन सीडी है उसमें जी का F404 का डेरिवेटिव इस्तेमाल हुआ है, जो नया ग्रिपन ई है उसमें जी का F414 इंजन, वही इंजन जो कि भारत के तेजस मार्क 2 में और एमका के इनिशियल यूनिट्स में लगेगा, और जिसकी भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग की डील भी जी के साथ निगोशिएट हो रही है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दे कि ग्रिपन सीडी में जिस F404 का डेरिवेटिव इस्तेमाल हुआ है तो वो लाइसेंस के तहत स्वीडन में मैन्युफैक्चर हुआ है, जो कि वोल्वो RM12 के नाम से जाना जाता है, और उसको स्वीडिश मिलिट्री रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण तरीके से मॉडिफाई भी किया गया है, और इस RM12 को F404 इंजन का स्वीडिश वर्जन भी कहा जाता है। लेकिन हाँ, इसके जो आईपी राइट्स हैं, जो इसके डिजाइन है, वो सब कुछ जी एरोस्पेस के पास ही है। बाकी ग्रिपन ई और ग्रिपन एफ में जो F414 इंजन इस्तेमाल हो रहा है तो उनको मिल गया पर इंडिया को नहीं मिला अभी तक, क्योंकि उन्होंने अपने वहां पे पहले से ही बनाना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे तो यही लग रहा है समझ तो यूएस में ही प्रोड्यूस किया गया है। हाँ, इसका थोड़ा बहुत मेंटेनेंस, सपोर्ट और इंडस्ट्रियल वर्क स्वीडन में परफॉर्म हो सकता है, लेकिन कोर इंजन टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन वो अमेरिकन ही है। लेकिन जो F414 भारत के तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल होगा तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, पर फिलहाल अभी इसके लिए नेगोशिएशन चल रहे हैं। लेकिन इससे एक बात ही समझ में आती है कि अगर हम 2012 में ग्रिपन को चुन भी लेते तो आज 2026 में हम जी के इसी सप्लाई चेन वाले इशू का सामना कर रहे होते, जिसने तेजस मार्क 1 को भी ग्राउंड करके रखा हुआ है। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर में क्या यूज करते हैं? तो ग्रिपन कोई भी एस्केप रूट नहीं था, और इसके मामले में भी हमको दूसरों पर काफी ज्यादा निर्भर होना पड़ता। एक और पॉइंट है कि जब MMRCA के समय में साब इंडिया भारत को ग्रिपन बेच रहा था तो उसी वक्त साब ग्रुप पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए एवेक्स भी सप्लाई कर रहा था। वही साब 2000 एवेक्स जो आज भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑपरेट करती है और जो भारत के अगेंस्ट डिप्लॉय हुए हैं, और जिसमें से एक को पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से शॉट डाउन भी किया। और जैसे कि हमने कहा कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं,
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2012 है, भारत ने ग्रिपन एनजी को चुन लिया है। अब इसका क्या पॉजिटिव साइड होगा, क्या नेगेटिव साइड होगा, वो डिस्कस करते हैं। तो पॉजिटिव साइड ये हो सकता था कि ये डील हमें बहुत सस्ती पड़ती, शायद 2 गुना जेट्स उतने ही पैसे में मिल जाते। साहब का जो टीओटी वाला ऑफर था वो टसॉल्ट से ज्यादा जनरस था, तो लोकल लाइन शायद जल्दी लग जाती, ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ी कम होती और ज्यादा फ्लाइंग आवर्स होते। जो ग्रिपन फाइटर जेट है उसे कोल्ड वॉर स्वीडिश डॉक्ट्रिन के अराउंड डिजाइन किया गया, यानी कि सोवियट्स के पहली स्ट्राइक को सर्वाइव करने के लिए हाईवे स्ट्रिप्स पर फैल जाना और फिर थोड़े से क्रू के साथ भी अपने ऑपरेशंस को वापस से शुरू कर लेना। और इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा एयरक्राफ्ट मिला जिसमें केवल एक ट्रेन टेक्नीशियन और थोड़े बहुत मिनिमली ट्रेन पर्सनल की एक छोटी सी टीम भी लगभग 10 मिनट में ही एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल कर सकती है और उस पर वेपन्स लोड कर सकती है। इतना ही नहीं बल्कि इस एयरक्राफ्ट का इंजन भी फील्ड में 1 घंटे से भी कम समय में बदला जा सकता है। और भारतीय वायुसेना के मामले में, जो कि अक्सर अपनी फ्लीट में सर्विसिबिलिटी वाले रेट्स में स्ट्रगल करती आई है, तो ऐसे में उनके पास एक ऐसा फाइटर जेट आ जाना जो कि लगातार 80% से भी ज्यादा अवेलेबिलिटी रेशियो रखता है, तो ये कॉम्बैट का जो हिसाब किताब है उसे बदल कर रख देगा। यानी कि 85% अवेलेबिलिटी रेट वाले 30 ग्रिपन फाइटर्स 60% अवेलेबिलिटी वाले 40 जेट्स की तुलना में पहले दिन में ज्यादा संख्या में हवा में उड़ान भर सकते हैं। एक छोटे लेकिन तेज कॉन्फ्लिक्ट में, जैसे कि मई 2025 में हुआ था, तो उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में जो एक शॉर्टी जनरेशन रेट है तो वो पर जेट कैपेबिलिटी से ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा किसी भी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट में जो एडवर्सरीज हैं वो अपनी मिसाइल्स और ड्रोन से हमारे एयरबेसेस को स्ट्राइक करती हैं और रनवेज को मुख्य रूप से टारगेट करने का प्रयास किया जाता है ताकि जो फाइटर्स हैं वो उड़ानी ना भर पाए। तो ऐसे में जो ग्रिपन है वो एकमात्र ऐसा वेस्टर्न फाइटर जेट है जो कि वास्तव में रोड में केवल 800 मीटर के स्ट्रेच पर भी ऑपरेट कर सकता है। और भारत ने इस तरह के इमरजेंसी हाईवे स्ट्रिप्स विकसित करी भी हैं, तो वो इस तरह के सिनेरियो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ऐसे में जो ग्रिपन फाइटर्स की फ्लीट है वो अलग अलग जगहों पर बनी हुई छोटी छोटी पट्टियों पर भी फैल सकती है और मेन बेस के तबाह होने के बावजूद भी लड़ना जारी रख सकती है। और एमआरएफ लाइनअप में कोई और दूसरा जेट नहीं था जो कि इस तरह की कैपेबिलिटी देता था। बाकी अगर बात करें इसकी पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट की, तो इसका एग्जैक्ट फिगर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग ओपन सोर्स की माने तो ग्रिपन की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो रफाल या फिर सू-30 के ऑपरेटिंग कॉस्ट के 1/3 से आधे के बहुत आसपास महंगा है होगी। रफेल, और चीपर फ्लाइट आवर्स का मतलब हुआ कि और अधिक ट्रेनिंग सॉर्टीज पर पायलट पर ही 3 है। गुना कर और इसको लो। आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आप फाइटर्स को एक रूटीन एयर डिफेंस पोलिसिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना अपना ज्यादा पैसा जलाए। और बाकी सीरियस स्ट्राइक ऑपरेशंस के लिए आप एक्सपेंसिव रफाल आवर्स को बचा के रख सकते हैं। इसके अलावा जो साब ग्रुप है उनकी जो डिजाइन फिलॉसफी है तो वो किसी स्टेल्थ शेप के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर ज्यादा टिकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को ही वे 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लिए ज्यादा सर्वाइवेबल पाथ मानते हैं। जो ग्रिपन ई है उसमें इस्तेमाल किया गया एरेक्सिस AW स्वीट, गैलियम नाइट्राइड AESA और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, तो इसको काफी चुपचाप तरीके से लड़ने में मदद करता है। ब्राजील के जो 2 सीट वाला ग्रिपन F है तो उसे ड्रोन कंट्रोलर और EW कमांड जेट की तरफ भी पोजीशन किया गया है। भाई नेट तो यही है, मुझे तो यही लग रहा है कि रफेल वो इज मच स्ट्रॉन्गर, चाहे एक्सपेंसिव हो, Yeah. पर उसकी वजह से देखो फाइट के अंदर आपको हाई टेक और बेटर स्ट्रॉन्गर चाहिए ही था। अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आई डोंट थिंक अगर हमारे पास रफेल होता तो हमारी उतनी जो हमने पावर दिखाई हम दिखा पाते अगर इनका ये ग्रिपिन लेके बैठे हुए होते। तो आई थिंक डिसीजन वाज ओके। पाकिस्तान के पास एवेक्स है हाँ ग्रिपन वालों का, वो तो बोलेंगे हमें झटके से पहचान जाते हैं हमारे कौन से आ रहे हैं, वही तो तो। बात ही बनती कुछ भी। ना तो अच्छा है, जो भी किया अच्छा किया था हमने। ठीक है, ग्रिपन सस्ता है, ठीक है, उसमें जीई का ही लगता है, सारी बॉटलनेक जाके फंस के हो जाएगी, मगर वो कह रहे हैं कि वॉल्वो बना के दे रहा है जीई का, बट स्टिल एंड ऑफ द डे पार्ट्स पुर्ट्स का वही सप्लाई चेन है, तो काफ़ी लोचा। जब तक कावेरी नहीं आएगा ये झोल चलता रहेगा। एंड ऑफ द डे आपको कावेरी को स्ट्रॉन्ग करना है, इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आप कहें कि बेस्ट इंजन है, और आपके बहुत सारे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं लोगों के कि वो यूज़ करना चाहते हैं कावेरी को। रिसर्च डिपार्टमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ बहुत फोकस देने की अलग जरूरत से है। चलना चाहिए, जबरदस्त पैसा लगा के अलग से Yes. प्रोजेक्ट चलना चाहिए कावेरी का। वहाँ पे खुले हाथ देना चाहिए कि कभी आपके रुकना नहीं कोई चाहिए कोई वो। आपके लिए रुकावट नहीं आए, भैया रुकावट। पैसों की तंगी नहीं हो रही, ये नहीं हो बिल्कुल। रहा, जितना चाहिए जितना करो, और बेस्ट जैसे ब्रेन्स के गडकरी साथ जी कहते करो। हैं ना कि हाँ बहुत पैसा है हमारे पास हाईवे बनाने का, वैसे उनको किसी को कहो- बोलना चाहिए नहीं, उनको कहो बहुत जो पैसा हाईवे का हमारा इतना इंडिया पैसा है वो थोड़ा इधर डाल दो वही। ताकि ये बन जाए, इंजन बन जाए। वही। तो चलो यार, आप भी अपने थॉट्स शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।